नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्चर्स के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्चा में अंकित प्रसंग प्रेस टूल पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आइए हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। परिचय। कार्यसूची के अंतर्गत सबसे पहले हमारा परिचय आता है प्रेस टूल के भाग एवं प्रेस टूलों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। परिचय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेस टूल हमारा काम करता है और किस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो विभिन्न प्रकार की धातुओं के पतली शीटों से एक ही आकार और साइज के पार्ट और वस्तुएं बनाने के लिए प्रेस मशीन पर विशेष प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम प्रेस टूल कहते हैं। प्रेस टूल का प्रयोग अधिक मात्रा में एक जैसे पार्ट या वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। आजकल घरेलू बर्तन, फ्रिज, कूलर, मशीनों के पार्ट तथा इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए प्रेस टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम अपने आसपास सभी प्रकार के वाहनों, ऑटोमोबाइल कंपनियों में देखते हैं कि जब हमारा एक पार्ट खराब हो जाता है तब हम उस पार्ट को चेंज करने के लिए उसी पार्ट की सेम साइज़ की आवश्यकता होती है। तो उस इंटरचेंजेबिलिटी, विनम्यशीलता के गुण को बनाए रखते हुए हम प्रेस शॉप में प्रेस टूलों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि समय की बचत हो सके और कार्य भी हमारा सुगमतापूर्वक समाप्त हो सके। अब आता है हमारा पंच। प्रेस के रैम के साथ जोड़े जाने वाले भाग को पंच कहते हैं। इसे मेल पार्ट भी कहते हैं। शीट मेटल स्ट्रिप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, बेंडिंग और फार्मिंग आदि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्रियाएं पंच को पूरी फोर्स के साथ दबाने पर की जाती हैं, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं। डाई यह पंच के विपरीत फिट होती है। इसे बॉलिस्टर प्लेट के साथ स्थिर फिट किया जाता है। डाई की ओपनिंग से बनाए जाने वाले पार्ट की माप का पता चलता है। यह भी पंच की भांति कास्ट स्टील की बनी होती है तथा हार्ड और टेम्पर होती है। जो आप सामने दिए गए डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऊपर मेटल पंच है और नीचे मेटल डाई है और इसके बीचों बीच हमने एक स्ट्रिप को रख दिया है और पंच के ऊपर दबाव डालने से स्ट्रिप उसी आकार में मुड़ गई है और स्ट्रिप ने अपना नया आकार प्राप्त कर लिया है। दोनों ही पंच और डाई हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, जिससे कि वह खुद क्षतिग्रस्त ना हो। पंच पैड, इसका प्रयोग पंच को पकड़कर उसको सही पोजीशन में रखने के लिए किया जाता है। इसे पंच होल्डर तथा प्रेशर प्लेट के साथ बोल्ट द्वारा फिट किया जाता है। जैसा कि आप सामने एक डायग्राम को देख पा रहे हैं, जिसमें प्रेस के सभी भागों को आसान और सुगम तरीके से दिखाने के लिए हमने सभी पार्टों को अंकित किया हुआ है कि कौन सा पार्ट किस नाम से बुलाया जाता है। पंच होल्डर। पंच होल्डर का प्रयोग पंच पैड, प्रेशर प्लेट को पकड़कर पंच को सही अलाइनमेंट रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए पंच होल्डर रैम के अंदर फिट किया जाता है। इसे पंच शू भी कहते हैं, अर्थात पंच पैड और पंच होल्डर दोनों ही पंच को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है एवं
उसको जो हमारी अपर साइड होगी, जिधर हमारा पंच फिट होता है, उसको मजबूती और सही अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेशर प्लेट, यह पंच की ऊपरी सतह और पंच होल्डर के अंदर फिट होती है। इसे थ्रस्ट प्लेट भी कहते हैं। यह अलॉय स्टील की बनी होती है तथा हार्ड और टेम्पर होती है। जैसा कि आप सामने एक और डायग्राम को देख पा रहे हैं कि जो हमारी पंच प्लेट होती है, जिसे हम टॉप प्लेट का रूप देते हैं, उसके अंदर पंच को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रेशर प्लेट का भी यूज किया जाता है। डाई रिटेनर, यह डाई ब्लॉक को पकड़ता है तथा उसकी अलाइनमेंट को पंच की सीध में रखता है। इसे डाई होल्डर या डाई शू के साथ फिट किया जाता है। जिस प्रकार हम पंच के साथ पंच होल्डर, प्रेशर प्लेट इत्यादि को अपर शू में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार डाई रिटेनर को भी हम उसी तरह से लोअर शू में उसके कार्य करने की प्रक्रिया को समझते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रिपर, यह अनेक प्रकार के डिजाइन में बनाई जाती है। जब पंच एक स्ट्रोक में नीचे जाता है तो वापसी में अपने साथ धातु को साथ ले जाने की कोशिश करता है, जिसे स्ट्रिपर प्लेट रोकती है। स्ट्रिपर प्लेट एक ऐसी प्लेट है जो कि पंच के डिजाइन के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि पंच का जो ऊपर वाला सिरा होता है, जहाँ पर कंपोनेंट बनता है, और उसी आकार में वह स्ट्रिपर को भेदता हुआ आगे की तरफ जाता है। तो स्ट्रिपर का साइज पंच के साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। उसका यह रोल इसी कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब पंच स्ट्रिप को भेद कर उसमें पंचिंग की क्रिया करके ऊपर जाता है तो उसके अंदर जो उसके साथ में स्ट्रिप होती है वो भी ऊपर जाती है। ठीक उसी टाइम पर स्ट्रिपर प्लेट, ताकि पंच भी डैमेज ना हो और स्ट्रिपर भी खराब ना हो, और पंच स्ट्रिपर प्लेट उस स्ट्रिप को ऊपर जाने से रोकती है, जिसके फलस्वरूप हमारा समय काफ़ी हद तक बच जाता है और हमारी स्ट्रिपर जैसे ही उसको मुक्त करती है, स्ट्रिप को फिर अगले स्ट्रोक के लिए स्ट्रिपर को तैयार कर लिया जाता है। डाई होल्डर, इसे डाई शू भी कहते हैं। इसका प्रयोग रिटेनर और डाई ब्लॉक को क्लैंप करने के लिए किया जाता है और यह डाई को होल्ड करने में हमारी मदद करता है। शैंक, प्रेस टूल के ऊपरी भाग को, जिसमें पंच व पंच होल्डर प्रेशर प्लेट आती है, को रैम के साथ फिट करने के लिए शैंक का प्रयोग किया जाता है। आप सामने देख पा रहे हैं ऊपर की साइड में एक हमारा जो राउंड प्रकार का जॉब की टाइप में एक पार्ट लगा हुआ है, उसे शैंक कहते हैं। यह शैंक प्रेस के अंदर जो रैम पे होल होता है, उस होल के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे ही प्रेस की जो हमारी अलाइनमेंट होती है इसी होल के ऊपर निर्भर करती है, जो ऊपर से नीचे तक पूरा अलाइनमेंट बना करके प्रेस टूल का रखती है, इसे शैंक कहते हैं। शैडर, यह पार्ट इन्वर्टेड डाई में कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हार्ड और टेम्पर होता है, अर्थात इन्वर्टेड डाई की जो हमारी कंपोनेंट बनने की एक से अधिक प्रक्रिया ऑपरेशंस होते हैं, उस प्रक्रिया को देखते हुए हमारे कंपोनेंट को इजीली निकालने के लिए शैडर बनाया जाता है, शैडर लगाया जाता है। यह पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसी को हम शैडर का रूप देते हैं। गाइड पिलर और गाइड बुश, यह टॉप प्लेट, पंच तथा बॉटम प्लेट और हार्ड को सही लोकेटिंग तथा अलाइनमेंट के लिए गाइड पिलर, गाइड पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख पा रहे हैं कि डायग्राम के अंदर पिलर एवं बुश दिखाई हमें दे रहे हैं, जो कि आपस में स्लाइड करने की स्थिति में हैं।
स्लाइड करते हैं और पूरे पूरे प्रेस टूल के ढांचे को ऊपर नीचे मूव करने के लिए यह काम करते हैं, क्योंकि पूरा प्रेस टूल इसी के ऊपर मूवेबल होता है, मूव करता है और पूरी डाई की अलाइनमेंट को इन्हीं के द्वारा हम बनाए रखते हैं, जिससे कि पंच और डाई आपस में डिस्टर्ब ना हो सके। पायलट का प्रयोग स्ट्रिप स्टॉक अर्थात मटेरियल को सही और शुद्ध साइज का बराबर दूरी में फीड करने के लिए किया जाता है। जब स्ट्रिप को हाथ द्वारा फीड दी जाती है तो स्ट्रिप थोड़ा सा आगे चली जाती है। पायलट उसे सही स्थिति में पीछे सेट कर देता है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी स्ट्रिपर होती है उसको सही अलाइनमेंट एवं पंच और डाई को सही अलाइनमेंट में बनाए रखने के लिए पायलट्स का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप प्रेस टूल में जब स्ट्रिप को हाथ से फीड दी जाती है तो स्टॉप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म में स्टॉप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें स्ट्रिप को फीड बिल्कुल शुद्ध साइज में दी जाती है। साधारणतः एक डबल पिन को स्टॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे इस प्रकार सेट किया जाता है कि एक ब्लैंक कटने के बाद जब स्ट्रिपर को आगे बढ़ाते हैं तो वह कटे हुए सुराख के साथ सेट होकर स्टॉप का काम देती है। अर्थात जब हमारा एक स्टॉप पूरा हो जाता है उस पोजीशन में हम एक डाल पिन इस तरीके से लगाते हैं कि जहाँ स्टॉप पूरा हो तो उसके बाद में जब हम अपनी स्ट्रिप को आगे बढ़ाएं तो ठीक उसी दूरी में जितनी दूरी हमने सेट की है अगला स्टॉप में स्ट्रिपर में होल हो सके और हमारा जो है पीस तैयार होकर के निकल सके, नीचे गिर सके। अब हम प्रेस टूलों द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं के बारे में जानेंगे। कटिंग प्रेस टूल के अंतर्गत अब हम, क्योंकि ये दो प्रकार की होती हैं, कटिंग प्रेस टूल एवं नॉन कटिंग प्रेस टूल। कटिंग प्रेस टूल में पंच द्वारा कटिंग की गई ऑपरेशन आते हैं एवं नॉन कटिंग प्रेस टूल में पंच द्वारा बेंडिंग अथवा फॉर्मिंग की गए ऑपरेशन आते हैं। कटिंग प्रेस टूल ब्लैंकिंग, यह क्रिया फेरस तथा नॉन फेरस मेटल की स्ट्रिप में की जाती है। पंच द्वारा एक ही स्ट्रोक में विशेष आकृति में काटी गई धातु को ब्लैंक कहते हैं और इस प्रक्रिया को ब्लैंकिंग कहते हैं, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं। पियर्सिंग, यह एक साधारण होल पंचिंग की क्रिया है, लेकिन यह ब्लैंकिंग से भिन्न है क्योंकि इसमें काटी गई धातु स्क्रैप होती है और स्ट्रिप वर्कपीस होती है। जैसा कि आप सामने दिए गए डायग्राम में समझ पा रहे हैं, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों में केवल एक ही फ़र्क होता है कि जब हमारी स्ट्रिपर से जो हमारी स्ट्रिप होती है उसके अंदर हम होल करते हैं और जो ब्लैंक कट के नीचे गिरता है, यदि वही हमारा वर्कपीस होगा तो हमारी ब्लैंकिंग की क्रिया कही जाएगी। यदि कटे हुए भाग को हम स्क्रैप मान लें और बाकी धातु की बची हुई स्ट्रिप को वर्कपीस मान लें तो हमारा यह क्रिया पियर्सिंग कहलाएगी। कटिंग ऑफ और पार्टिंग, इस प्रक्रिया में जब स्ट्रिप के एक सिरे से सीधी रेखा में धातु को काटा जाता है तो उसे कटिंग ऑफ और स्ट्रिप के बीच में से जाब को जब काट कर अलग किया जाता है तो उसे पार्टिंग कहते हैं। अर्थात हमारी यूज़फुल जो हमारा पार्ट तैयार है उसको अलग, उसके अलावा जो बाकी की स्ट्रिप है उसको काट के अलग जो किया जाता है वो पार्टिंग कहलाती है। लैसिंग, यह बेंडिंग तथा कटिंग दोनों क्रियाओं का मिला जुला रूप है। इसमें पहले कटिंग होती है लेकिन धातु पूरी तरह अलग नहीं होती, अर्थात इसमें पंच इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि वह दोनों या तीनों साइडों से कटिंग करता है और फिर बेंडिंग का ऑपरेशन होता है जो कटिंग किए हुए भाग को मोड़ देता है। इस प्रक्रिया में स्क्रैप नहीं होता, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पर बेंडिंग और कटिंग दोनों क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हम
उसको जहाँ पर पंच 2 या 3 साइड में कटिंग कर रहा है, लेकिन हमारा जो पीस है उसको उसको जो उसके कोने पे थोड़ा एज बच जाता है, थोड़ा सा बार टाइप बच जाता है। लेकिन इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए तो लेसिंग की प्रक्रिया ही कहलाती है। और फिनिशिंग का रूप देने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, जैसे नोचिंग, धातु की स्ट्रिप के एक किनारे या दोनों किनारों से धातु काटकर ग्रूव या खांचे बनाने की प्रक्रिया को नोचिंग कहते हैं। जैसा कि आप सामने स्ट्रिप को देख पा रहे हैं, स्ट्रिप के अंदर दोनों तरफ हमने ग्रूव काटे हुए हैं। और यदि स्ट्रिप में इसी प्रकार एक से ज़्यादा ग्रूव काटने हों तो पंच की आकृति उसी प्रकार से बनाई जाएगी, या फिर हम बार बार बराबर दूरी पे डबल पिन स्टॉपर की मदद से स्ट्रिप को आगे सरकाते हुए इसी प्रकार से स्ट्रिप में ग्रूव काटते चले जाएंगे और यह प्रक्रिया नोचिंग की प्रक्रिया कहलाएगी। शेविंग, इसका प्रयोग पहले से कटे हुए किनारों को शुद्ध माप में फिनिश करने के लिए करते हैं। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, शेविंग, जिस प्रकार हम लोग सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए अपने रेज़र अथवा ब्लेड की सहायता से अपने चेहरे की शेविंग करते हैं, अर्थात जो अतिरिक्त बाल उगाते हैं उनको कटिंग करते हैं और चेहरा हमारा एकदम साफ चिकना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार धातुओं में जो हमारे ऑपरेशन होने के बाद में उसके किनारों पर बर अथवा अतिरिक्त धातु बच जाती है, उसको रिमूव करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे हम शेविंग कहते हैं। यह फिनिशिंग वाली प्रक्रिया कहलाती है। आइए अब देखते हैं ट्रिमिंग। यह एक फिनिशिंग की क्रिया है। इस विधि द्वारा ड्रॉन किए गए शीट मेटल पार्ट से फालतू धातु को हटाया जाता है, अर्थात इसमें भी हम उसी का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि इसमें भी जो हमारी फालतू धातु बची रह जाती है उसको हटाते हैं, अर्थात उसको रिमूव करते हैं। क्रॉपिंग, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि स्क्रैप नहीं बनता है। इसमें राउंड बार को वर्गाकार सेक्शन में बदला जाता है, जिसमें विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात लंबाई बढ़ जाती है। इसे क्रॉपिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में देखिए, जब हम किसी राउंड बार को वर्गाकार सेक्शन में बदला जाता है तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी प्रेस मशीन के अंदर किसी राउंड बार को वर्गाकार सेक्शन में बदलने हेतु रखेंगे और पूरी तरीके से कुछ टन का वज़न लगाएंगे तो वह एक वर्गाकार रूप ले लेगी। उसमें उसको दो साइडों से दबाने के बाद फिर उसको पलट करके लगाया जाएगा और फिर उसको दबाया जाएगा, तो वह उसके चारों साइड वर्गाकार रूप ले लेंगी और वह वर्गाकार का रूप लेने के बाद में जिससे उसमें विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उस पर प्रेशर इतना अधिक लगा दिया है जिससे कि वर्गाकार रूप होने के साथ साथ वह उसकी लंबाई भी बढ़ा देगी। इसे क्रॉपिंग भी कहते हैं, अर्थात इसको हम क्रॉपिंग कह सकते हैं। अब आती है पंचिंग। शीट मेटल
स्ट्रिप में विभिन्न आकार व साइज के होल काटने की क्रिया को पंचिंग कहते हैं। इसमें एक साथ कई सुराख भी पंच किए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने एक सिंपल से डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है कि वर्कपीस को हमने रखा हुआ है एज ए स्ट्रिप, हम उसको बोल सकते हैं, और पंच द्वारा एक ही स्टॉक में नीचे कटा हुआ स्क्रैप का पीस हमारा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमने प्रेस मशीन पे प्रेशर बनाया तो हमारा वर्कपीस निकल करके एक तरफ गिर गया, और वर्कपीस से हमारा जो एक पीस निकल के अलग गिरा उसको हमने यहाँ पर स्क्रैप का रूप दिया है। यदि हम इसको वर्कपीस मानेंगे तो हमारी स्ट्रिप स्क्रैप हो जाएगी। इसी प्रकार से इस डायग्राम में हम पंचिंग की क्रिया को समझ सकते हैं कि यह एक अच्छी और बढ़िया, कहीं तो बहुत अच्छी पंचिंग की क्रिया दिखाने के लिए एक अच्छा डायग्राम है। परफोरेटिंग। आइए अब परफोरेटिंग को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में शीट पर एक साइज के बहुत सारे सुराख पंच डाई द्वारा काटी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया को परफोरेटिंग कहते हैं। परफोरेटिंग अर्थात बहुत सारे होल एक ही स्ट्रोक में हम कर सकते हैं। उस प्रक्रिया में हम अपने जो हमारा डाई है, जो हमारा प्रेस टूल है, एक इसी प्रकार से उसको हम तैयार करते हैं कि पंच हमारा इसी प्रकार से तैयार किया जा सकता है कि एक से अधिक होल एक ही स्ट्रोक में हम धातु की स्ट्रिप में कर सकें। अन्यथा वैसे तो हम बार बार स्ट्रिपर को सरकार करके भी एक से अधिक होल अधिक संख्या में कर सकते हैं, परंतु यह प्रक्रिया यदि हमारे एक ही बार में एक ही स्ट्रोक में ज़्यादा पंच कटिंग कर पा रही है, ज़्यादा हमारे होल क्रिएट कर पा रही है, तो यह हमारी प्रक्रिया परफोरेटिंग कहलाती है। परफोरेटिंग की क्रिया हम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए समय को बचत देती है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अब आती है हमारी नॉन कटिंग प्रेस टूल। नॉन कटिंग प्रेस टूल के अंदर हमारी बेंडिंग आती है। सबसे पहले नॉन कटिंग प्रेस टूल या फार्मिंग प्रेस टूल द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में बेंडिंग प्रमुख है। इस क्रिया में धातु को उसके लचीलेपन के ऊपर और टेंसाइल स्ट्रेंथ के नीचे स्ट्रेच किया जाए तो यह निश्चित आकार में बदल जाती है, जिसे बेंडिंग कहा जाता है। देखिए, सामने वाले डायग्राम में एक क्रिया दिखाई हुई है जिसके द्वारा हम पंच पर इजीली प्रेशर डाल करके और उसी आकार में जो हमारी डाई पंच की आकृति है हमने स्ट्रिप को मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है। उसके बाद क्वाइनिंग आती है। शीट मेटल स्ट्रिप की डाई और पंच के बीच में दबाकर वर्कपीस के फेस पर छापा या निशान बनाने की प्रक्रिया को क्वाइनिंग कहते हैं। यह एक प्रक्रिया जो है हमारी सिक्कों में, पैसों इत्यादि में आदि की जाती है। कर्लिंग। शीट मेटल वर्कपीस के स्ट्रेट एज की गोलाई में मोड़ने की प्रक्रिया को कर्लिंग। इसमें उत्पादित वस्तु के किनारे को मजबूती बढ़ती है, अर्थात जो हमारे शीट मेटल पीस जो हमारे तैयार किए होते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रेट एज खड़े रह जाते हैं, जिससे हमारे हाथ वगैरह में काम करते हुए उसको चुभने और खतरा हो जाता है, चुभने और रक्त इत्यादि निकलने का भी खतरा हो जाता है, चोट लगने का खतरा होता है। तो वहाँ पर उसके स्ट्रेट एज को गोलाई के रूप में मोड़ दिया जाता है और यह मोड़ने की प्रक्रिया कर्ल कहलाती है, अर्थात कर्लिंग कहलाती है। फार्मिंग के द्वारा शार्प एज ठीक किए जाते हैं। इसमें वर्कपीस को स्ट्रेंथ बढ़ती है और फार्मिंग करने के बाद मशीन पार्टों को असेंबल करना आसान रहता है। जब हम कर्लिंग जैसी प्रक्रिया कर देते हैं उसके एजों को
मोड़ देते हैं, तो हम जब उससे निर्मित पार्टों को असेंबल करते हैं किसी मशीन अथवा वर्कशॉप में, तो यह हमारे लिए बहुत आसान काम कर देती है, काम को आसानी से होने में मदद करती है। बल्जिंग भी यही इस प्रक्रिया है। बल्जिंग अंदरूनी फार्मिंग की एक क्रिया है। इसका प्रयोग ड्रोन किए हुए सेल या ट्यूब के सिरे को फुलाने के लिए किया जाता है, न कि दबाने के लिए। क्रीपिंग यह भी एक प्रकार की बेंडिंग है। इसमें पतली शीट को पतली तारों के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टॉप पिन जॉइंट। वहाँ पर क्रीपिंग वह क्रिया कहलाती है। जैसे हमारी स्टॉप पिनें पहले चलती थी, बहुत अधिक मात्रा में चलती थी। ड्राइंग शीट मेटल ब्लैंक से कप, सेल, बॉक्स और इसी प्रकार के पार्ट्स या वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को ड्राइंग कहते हैं। और वायर ड्राइंग, दोनों को हम मिला जुला रूप एक साथ समझने में प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा चित्र में दिखाया गया है, किसी भी रोड या तार की डाई द्वारा लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया को वायर ड्राइंग कहते हैं। आमतौर पर वायर ड्राइंग में तार को विभिन्न साइज़ों की डाइयों में से खींचा जाता है, अर्थात उसको दबा करके उसकी लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया वायर ड्राइंग कहलाती है। संदर्भ, यह जो हमारी विषय सामग्री हमने ली है, जो हमारे प्रशिक्षण में मदद मिली है, यह हमारी www.google.com एवं टूल एंड डाई मेकर की बुक, जो कि भाई प्रीतम ठाकुर द्वारा रचित है, से लिया गया है। धन्यवाद। आज जो भी हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रदान किया है, आशा करते हैं कि यह आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।